स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम शुरू करेंगे डेथ वारंट पार्ट 3। कहानी वाकई बड़े दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है, तो आप सबके साथ बाकी की बातें एपिसोड के एंड में। शुरू करते हैं डेथ वारंट पार्ट 3। फिरोजा उस कॉटेज से बाहर निकली तो मौसम की सर्द लहर ने उसके शरीर को झंझोड़ दिया। कॉटेज के भीतर हीटर ऑन था। पूरी कॉटेज गर्म थी और वहां सर्दी का एहसास तक नहीं था। डिजिटल कैमरा फिरोजा ने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो सोच रही थी कि सबसे अच्छी बात तो ये रही कि वो पकड़ी नहीं गई और सही सलामत बाहर आ गई। परंतु जॉनसन उसके बारे में जानता था, जो कि किचन में बेहोश पड़ा था। फिरोजा मैकी, ब्राउन और विल्सन के पास पहुंची। तब तक फिरोजा ने खुद को सामान्य कर लिया था। क्या रहा? मैकी ने व्याकुलता से पूछा। बेकार ही रहा। फिरोजा ने गहरी सांस ली। भीतर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इंग्लैंड को दिलचस्पी हो। मैकी की आंखें सिकुड़ गई। वो कह उठा, तुम वहां 45 मिनट लगाकर आई हो। वहां कुछ तुम्हारे काम का नहीं था तो तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था। मैं वहां फंस गई थी। फिरोजा मुस्कुराई। निकलने में वक्त लग गया था। मैकी खामोश रहा, परंतु उसका चेहरा बता रहा था कि उसे तसल्ली नहीं हुई है। अब हमें यहां से चलना चाहिए। फिरोजा कह उठी। मैकी, अब तक के तुम्हारे कितने पाउंड हुए? मैकी ने बताया और फिरोजा ने उसे पाउंड दे दिए। ब्राउन और विल्सन को भी दिए पाउंड। तुम्हारा कैमरा? फिरोजा विल्सन से कह उठी। शाम तक व्हाइट को दे दूंगी। विल्सन ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। कैमरे का इस्तेमाल किया तुमने? नहीं, परंतु अभी मैंने कहीं जाना है। शायद वहां इसकी जरूरत पड़े, फिरोजा ने कहा। मैकी का चेहरा बता रहा था कि उसे फिरोजा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा। उसे विश्वास था कि कॉटेज, परंतु फिरोजा उसे बताने की अपेक्षा छिपा रही है। उसके बाद वो चारों अलग अलग हो गए। फिरोजा ने टैक्सी पकड़ी और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी, परंतु मन में उत्साहित भी थी कि अनजाने में ही उसे बहुत बड़ी बात पता चल गई है। साथ ही इस बात का भी एहसास था कि मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली हैं। जॉनसन ने होश में आते ही उसके बारे में उन सीआईए एजेंटों को बता देना था। तब उन खतरनाक एजेंटों ने उसकी तलाश शुरू कर देनी थी। परंतु फिरोजा को भरोसा था कि चीफ उसे सीआईए के एजेंटों से बचा लेगा। अगला दृश्य। मैकी, ब्राउन और विल्सन से अलग हुआ और फोन पर व्हाइट से बात की। कहो, व्हाइट का स्वर कानों में पड़ा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कहाँ मिलोगे? अभी। क्या बात है, तुम तो फिरोजा के साथ थे। फिरोजा के बारे में ही कोई खास बात कर रही है। अभी। व्हाइट ने बताया वो कहां पर है। 20 मिनट में ही मैकी व्हाइट के सामने मौजूद था। पहले सुन लो कि फिरोजा के साथ हमने क्या क्या किया। मैकी ने व्हाइट को सब कुछ बताकर कहा। उस कॉटेज में टोनी ब्रोन्स, मैरी बाउचर और जैकर मौजूद हैं। फिरोजा 45 मिनट भीतर लगाकर आई और कहती है कि भीतर सब ठीक है। वो लोग यूं ही इकट्ठा हुए हैं। फिरोजा की ये बात मानने योग्य नहीं है। विल्सन से वो कैमरा लेकर गई थी और वापसी पर उसने कैमरा विल्सन को वापस नहीं किया, अपने पास रख लिया। मुझे पूरा यकीन है कि कॉटेज के भीतर उसने कैमरे में कुछ शूट किया है और ये बात वो हमसे छिपाना चाहती है, और उसने छिपाई भी है। व्हाइट ने सोच भरे ढंग से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तुम्हारा मतलब कि फिरोजा को उस कॉटेज से कुछ खास पता चला है? हाँ। फिरोजा ने बाहर आकर हमसे झूठ बोला कि भीतर उसके काम का कुछ नहीं है। मैकी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। कॉटेज के भीतर सीआईए जरूर कुछ खास बात कर रही है और फिरोजा को इसका पता चल चुका है, परंतु उसने बाहर आकर हमसे ये बात छुपाई। भीतर जो भी हो रहा है वो जरूर कोई बड़ी बात है, वरना फिरोजा हमसे छुपाती नहीं। अब कॉटेज पर कौन नजर रख रहा है? व्हाइट ने पूछा। कोई भी नहीं।
तुम्हें ऐसा कोई शक हुआ तो कॉटेज पर नजर रखनी जरूरी थी। तुम्हें ऐसा कोई शक हुआ तो कॉटेज पर जरूर नजर रखनी चाहिए थी, व्हाइट ने सिर हिलाकर कहा। मैकी, तुम ये पता लगाओ कि फ्रोजा को कॉटेज से क्या पता चला है। कैसे मालूम करूं? फ्रोजा पर नजर रखो, शायद कुछ सामने। फ्रोजा पर नजर? मैकी चौंका। क्या ऐसा करना ठीक होगा? गलत क्या है? वो ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी की जासूस है। एजेंसी तुमसे काम लेती रहती है, ऐसे में तुम एजेंसी के ही एजेंट पर नजर रखो, ये बात तो गलत हो गई। मैकी बेचैनी से कह उठा। हम किसके लिए काम करते हैं? एजेंसी के लिए? नहीं, एजेंसी हमसे अपने काम लेती है, परंतु हम उनके नौकर नहीं हैं। हम पैसे के लिए काम करते हैं, खबरें बेचते हैं। तुम फ्रोजा पर नजर रखो, हो सकता है हमें कुछ ऐसा पता चले कि उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। मैकी हिचकिचाया। क्या बात है? व्हाइट ने पूछा। सोच लो, फ्रोजा पर नजर रखने का मतलब है कि हम एजेंसी से गद्दारी कर रहे हैं। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, हमेशा की तरह, और तुम्हें जो कहा गया है सिर्फ उस पर ध्यान दो, व्हाइट ने कहा। अगला दृश्य। टैक्सी दौड़ी जा रही थी। पीछे वाली सीट पर फ्रोजा कैमरा थामे बैठी थी। तभी उसका फोन बजने लगा। फ्रोजा ने कॉल रिसीव की। हेलो। कैसी हो फ्रोजा? 10 दिन से तुमने फोन नहीं किया। हेवल की आवाज कानों में पड़ी। हेवल उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। फ्रोजा ने कॉलेज के दोस्तों से आज भी मिलना जुलना जारी रखा हुआ था। सप्ताह 10 दिन में वो एक बार जरूर इकट्ठे होते थे। ओह हेवल, फ्रोजा कह उठी। मैं व्यस्त हूँ। रोश ने आज पार्टी रखी है, तुम्हें आना होगा, हेवल ने उधर से कहा। सब आ रहे हैं? पक्का नहीं कह सकती, फ्रोजा बोली। कोशिश अवश्य करूंगी। तुम्हें आना ही होगा। सूजी मेरे पास है, उससे बात करो। अगले ही पल सूजी की आवाज कानों में पड़ी। हाय फ्रोजा, तुमने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं? वक्त नहीं मिला। फ्रोजा के होंठों पर मुस्कान उभरी। मैंने एक बनाया था, 4 दिन बाद मैंने इसे छोड़ दिया। उधर से सूजी ने हंसकर कहा। छोड़ा क्यों? वो मेरे से पैसे मांगने लगा था। तब उसने बताया कि वो कोई काम नहीं करता। फ्रोजा हंस पड़ी। शाम को बात करेंगे, तुम पार्टी में जाना जरूर। कोशिश करूंगी, फ्रोजा ने कहा और फोन बंद कर दिया। 1 घंटे बाद फ्रोजा ने घर में प्रवेश किया। एनी घर में ही थी और जाने को तैयार हो रही थी। माँ ने दरवाजा खोला था। कैसी है फ्रोजा? एकदम बढ़िया माँ, फ्रोजा ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पिज्जा का क्या हाल है? सामान तैयार कर रखा है, बनाऊं क्या? कुछ देर बाद मेरे लिए कॉफी बना दो। थोड़ा कंप्यूटर पर काम है, उसके बाद पिज्जा खाऊंगी और तुमसे बात करूंगी। माँ किचन की तरफ बढ़ते कह उठी। मैं ना होती तो तुम दोनों भूखी रहती। ना आने का वक्त है न जाने का। फ्रोजा कमरे के अंदर पहुंची तो एनी से मिली। जा रही हो? फ्रोजा कंप्यूटर पर बैठती कह उठी। हाँ, एनी ने कहा। तुम किसी केस पर काम कर रही हो? यूं ही, फ्रोजा ने लापरवाही से कहा। फुर्सत में ही समझो। फुर्सत में होती तो रात भर गायब ना रहती। फ्रोजा एनी को देखकर मुस्कुराई। एनी बाहर निकल गई। उसके बाद फ्रोजा कंप्यूटर पर अपने काम पर लग गई। उसने डेटा केबल निकाली और कंप्यूटर में लगाने के बाद दूसरा सिरा कैमरे में लगा दिया। फिर कंप्यूटर के सीडी रोम में खाली सीडी डाली और कंप्यूटर में व्यस्त हो गई। 3-4 मिनट बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई तस्वीरें और आवाजें उभरने लगी। तो कुछ पल कंप्यूटर के बटनों और माउस से खेलने के बाद उसे खाली सीडी में रिकॉर्डिंग होने लगी उस खाली सीडी में रिकॉर्डिंग होने लगी। उसके बाद तो 15 मिनट लगे और कैमरे में जो वहां पर फिल्म बनी थी वो सारी सीडी में उतर आई थी। अब सीडी को कहीं भी चलाकर उस रिकॉर्डिंग को देखा जा सकता था। इस सारे काम से फुर्सत पाकर फ्रोजा ने सीडी रोम से सीडी निकाली और उसे कवर में डालकर किताबों की शेल्फ में रखाई
और कैमरे को ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर रख दिया। अब तो सीआईए की खैर नहीं, फिरोजा बड़बड़ा उठी। कुछ पल बीते कि फिरोजा को ध्यान आया कि माँ ने कॉफी नहीं दी। माँ, कॉफी दो, फिरोजा ने आवाज दी। परंतु तब माँ बाथरूम में नहाने गई हुई थी। फिरोजा ने खुद उठकर कॉफी बनाई और वापस सोफे पर बैठकर घूंट भरने लगी। कुछ देर बाद माँ भी वहां आ गई। मैंने तेरे लिए कॉफी बनाकर रखी तो एनी पी गई, माँ ने बताया। एनी हमेशा ही मेरे हिस्से की चीजें खा जाती है, फिरोजा ने घूंट भरते हुए कहा। फिरोजा ने कॉफी समाप्त की तो उसका मोबाइल बजने लगा। चीफ का नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा था। हेलो चीफ, फिरोजा ने शांत स्वर में कहा। ये तुमने क्या गड़बड़ कर दी? चीफ की तेज आवाज कानों में पड़ी। कैसी गड़बड़? अभी मुझे मैरी बाउचर का फोन आया है। उसका कहना है कि तुम कैडबरी झील के किनारे बनी कॉटेज में गई, तब वहां पर सीआईए एजेंटों की मीटिंग चल रही थी। तुमने जॉनसन नाम के सीआईए एजेंट के सिर में चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया। उसे थोड़ा सा होश आया तो उसने तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हें तो मालूम है चीफ, मैं वहां नहीं थी। सॉरी, तुम्हें तो मालूम है चीफ कि मैं वहीं थी। मैंने उन्हें नहीं कहा कि ये बातें मुझे मालूम है। मैंने यही कहा कि फिरोजा से बात करता हूँ। मैरी बाउचर का कहना है कि वो शराफत से मैनचेस्टर में मौजूद है और इंग्लैंड के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। मालूम है चीफ वो वहां क्या कर रहे हैं, किस बात की मीटिंग हो रही थी? मालूम है चीफ वो वहां क्या कर रहे थे, किस बात की मीटिंग हो रही थी? फिरोजा गंभीर स्वर में कह उठी। ये बात तुमने जान ली? यस चीफ, वो पांचों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हत्या की योजना बना रहे हैं। क्या? चीफ का चौंक भरा स्वर कानों में पड़ा। हाँ चीफ, सीआईए इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या करने की तैयारी में है। ओह, ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? किसी से नहीं कही, अभी आपसे ही कही है। अभी घर पहुंची हूँ। तुम्हें आपके पास ही आ रही थी। सीआईए के इन पांचों एजेंटों की मैंने तब एक फिल्म बना ली थी, जब वो इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की योजना पर बात कर रहे थे। तुमने फिल्म बना ली? कैसे? कैमरा था मेरे पास, आप भी उनकी बातें सुन सकते हैं। बेवकूफ, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम वो फिल्म मेरे हवाले कर दो। 1 घंटे में वो फिल्म आपके पास होगी। आपको पूरी कोशिश करनी है कि सीआईए के एजेंट इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या न कर सकें। हमारे पास बहुत बड़ा सबूत। चुप रहो और मुझे मत समझाओ कि मैंने क्या करना है। अमेरिका से हमारे रिश्ते बेहतर हैं। ऐसे में हमें सीआईए की इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमारा देश अमेरिका से किसी भी हाल में रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तुम वो कैमरा मुझे दो और इस बात को भूल जाओ। फिरोजा की आंखें सिकुड़ी। मतलब कि आप इस मामले में चुप्पी साध लेंगे? पूरी तरह। और तुम्हें भी इस बात को भूल जाना है। ये तो गलत बात है चीफ। मैं तुम्हारा चीफ हूं और तुम मुझे किसी बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकती। वो एक देश के प्रधानमंत्री को मारने का प्लान बना रहे हैं। ये जानकर आप क्या खामोश रहेंगे? इंडिया हमारा भी दोस्त है। क्या हम इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या होते देखते रहेंगे? तुम वो कैमरा मेरे पास लाओ, उसके बाद हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मैं पहुंचती हूँ चीफ, फिरोजा ने कहा और फोन बंद किया। पास बैठी माँ कह उठी। तुम्हें अपने चीफ की बात माननी चाहिए। इतनी बड़ी गलत बात मैं कैसे मान सकती हूँ? फिरोजा होंठ बीच कर कह उठी। लेकिन तुम चुप रहो माँ, तुम इन बातों को नहीं समझोगी। ये तो तभी कॉल बेल बजी। फिरोजा के शब्द अधूरे रह गए। उसके होंठ सिकुड़ते गए। मैं दरवाजा खोलती हूँ, माँ उठते हुए बोली। किसी ने आना था क्या? कोई भी अब आ सकता है, फिरोजा व्याकुल से स्वर में कह उठी। माँ ने दरवाजा खोला तो बाहर टोनी ब्राउन्स और एंडी थॉमस को खड़े पाया। कहिए, माँ ने कहा। फिरोजा है? टोनी ब्राउन्स ने सख्त स्वर में कहा। है। फिर माँ ने ऊंचे स्वर में कहा, तुमसे दो लोग मिलने आए हैं। उन्हें भीतर आने दो, फिरोजा की आवाज आई। माँ पीछे हटी तो टोनी ब्राउन्स और एंडी थॉमस भीतर आ गए। फिरोजा ने उन्हें देखा। शांत सी बैठी रही वो। दोनों ने फिरोजा को देखा। वो उसके पास आ पहुंचे। तुम फिरोजा हो, एजेंसी की जासूस? टोनी ब्राउन्स का स्वर कठोर था। हाँ, फिरोजा कह उठी। मैं तुम दोनों को पहचानती हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे चीफ का फोन भी आया था।
जो भी हुआ वो एक गलतफहमी के तहत हुआ। मैं तो तुम सब लोगों को मैनचेस्टर में देखकर ये जानने को उत्सुक थी कि सीआईए के खतरनाक एजेंट मैनचेस्टर में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। जॉनसन काफी घायल हो गया क्या? एंडी थॉमस उसे देखकर मुस्कुराया, मौत से भरी मुस्कान। तो तुमने ये जान लिया कि हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे? टोनी ब्रोन्स खतरनाक स्वर में बोला। हाँ, मैंने तुम लोगों की बातें सुनी ही नहीं, बल्कि इस कैमरे में रिकॉर्ड भी कर ली। फ्रोजा ने गंभीर स्वर में कहते हुए टेबल पर पड़े कैमरे की तरफ इशारा किया। इस बारे में मैंने चीफ को भी बताया था, तो चीफ ने पूरा मामला दबाने को कहा कि सीआईए जो भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने मुझे सब कुछ भूल जाने को कहा। एंडी थॉमस ने टेबल से कैमरा उठाया और बटनों को दबाकर उसे देखने लगा। और तुम अपने चीफ की बात से सहमत हो? टोनी ब्रोन्स ने पूछा। चीफ की बातों से सहमत हूं, तभी तो कैमरे के बारे में तुम लोगों को बता दिया। फ्रोजा ने सिर हिलाकर कहा। मेरा इरादा कोई मुसीबत खड़ी करने का नहीं था। अब भी मैं इस मामले को खत्म कर देना चाहती हूँ। टोनी ब्रोन्स ने एंडी थॉमस को देखा। एंडी थॉमस कैमरे से नजरें हटाकर टोनी ब्रोन्स से कह उठा। इस कैमरे में तो तहलका मचाने का पूरा सामान है। टोनी ब्रोन्स के दांत भिज गए। वो बोला, इसका क्या किया जाए एंडी? इसके चीफ को सारा मामला पता है, इसलिए हमें सभ्य बनकर बात करनी चाहिए। एंडी थॉमस हंसा। हम इसकी जान लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को अपना दुश्मन नहीं बना सकते, लेकिन इसका जिंदा रहना हमारे मिशन के लिए खतरनाक है। इस बारे में इसके चीफ से बात करो। वो क्या वो गारंटी लेता है? एंडी थॉमस कह उठा। टोनी ब्रोन्स ने फ्रोजा से कहा, अपने चीफ से फोन पर बात कराओ। फ्रोजा ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगी। मां कुछ दूर खड़ी सब कुछ गंभीरता से देख सुन रही थी। फोन पर बात होते ही फ्रोजा ने दोनों पर निगाह मारकर कहा, चीफ टोनी ब्रोन्स और एंडी थॉमस मेरे घर पर मेरे सामने खड़े, ये तो होना ही था। चीफ का तेज स्वर कानों में पड़ा। तुम्हें इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था। टोनी आपसे बात करना चाहता है, फ्रोजा ने कहा और फोन टोनी की तरफ बढ़ा दिया। टोनी ब्रोन्स ने फोन लेकर बात की। हेलो चीफ, मैनचेस्टर में तुम्हारा स्वागत है ब्रोन्स। चीफ का खुशनुमा स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारे एजेंट ने तुम्हें बताया होगा कि हम यहाँ क्या प्लान कर रहे थे? टोनी ब्रोन्स ने शांत स्वर में कहा। मैं तो इतना जानता हूं कि सीआईए का प्लान इंग्लैंड के खिलाफ नहीं है। सीआईए के कामों से या अमेरिका के कामों से हमें कोई भी मतलब नहीं। ये बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग कर ली है। कैमरा ले लो ब्रोन्स। इस बात का क्या पता कि ये मुंह बंद रखेगी। ये मुंह बंद रखेगी, मेरी बात का यकीन रखो। चीफ की आवाज कानों में पड़ी। मेरे एजेंट को जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कैमरा लेकर वहां से चले जाओ और समझो कि हम सब कुछ भूल गए। थैंक्स चीफ, टोनी ब्रोन्स ने कहा और फोन बंद करके फ्रोजा को दे दिया। कुछ करना है? एंडी थॉमस ने पूछा। सब ठीक है, टोनी ब्रोन्स फ्रोजा को घूरता हुआ कह उठा। कैमरा लो और चलो। इसने कैमरे के फिल्म की कॉपी न कर ली हो? एंडी थॉमस ने कहा। टोनी ब्रोन्स ने सवालिया निगाहों से फ्रोजा को देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फ्रोजा बोली। ये बात तो दिमाग में ही नहीं आई। चलो एंडी, टोनी ब्रोन्स ने कहा। मुझे इसके चीफ की बात माननी है कि ये लोग सब भूल जाएंगे। तभी फ्रोजा कह उठी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या की योजना बनाने के लिए तुम लोग मैनचेस्टर में क्यों मिले? अमेरिका में ऐसी क्या दिक्कत थी जो ये काम वहां नहीं हो सकता था? टोनी ब्रोन्स और एंडी थॉमस की नजरें मिली। अमेरिका में आजकल इंडियन एजेंटों की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, टोनी ब्रोन्स ने शांत स्वर में कहा। रोज के 2-3 एजेंट हमारे लोगों के हाथों मारे जा रहे हैं। इंडिया को शक है कि इन हालातों में अमेरिका कुछ कर सकता है। ऐसे में वो इस बात की जासूसी कर रहे हैं कि इंडिया को लेकर सीआईए में क्या चल रहा है। ऐसे में सीआईए नहीं चाहती थी कि हम लोग इंडियन प्रधानमंत्री की हत्या अमेरिका में प्लान करें और किसी तरह बात बाहर चली जाए। तो हमें मैनचेस्टर पहुंचने का आदेश मिला। अब तो तुम्हें हमारे यहाँ होने की वजह समझ में आई। फ्रोजा ने गंभीरता से सिर हिला दिया। बेबी, एंडी थॉमस मुस्कुराकर बोला, हम जा रहे हैं और तुम अभी से सब कुछ भूल जाओ। जैसा कि तुम्हारे चीफ ने कहा है कि इन बातों को याद नहीं रखा जाएगा। मैं सब कुछ भूल गई, फ्रोजा मुस्कुरा पड़ी।
दोनों कैमरा लेकर वहां से चले गए। फिरोजा के चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी। तभी मां पास आकर कह उठी, तू आते ही कंप्यूटर पर व्यस्त हो गई थी। तूने कैमरे की फिल्म की कॉपी बनाई है ना? फिरोजा ने सहमति से सिर हिलाकर कहा। फिरोजा ने सहमति में सिर हिलाकर हाँ कहा। हाँ, मुझे पहले ही शक था कि सीआईए के लोग मुझे ढूंढते घर पर आ सकते हैं। ये खतरे तुझे ले डूबेंगे। जासूसी का काम ऐसा ही है माँ, इसमें तो सब कुछ। उसी पल फोन बज उठा। वाइट का फोन था। मेरे आदमियों ने मुझे सारी बात बताई। वाइट की आवाज कानों में पड़ी। सीआईए के एजेंट उस कॉटेज में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, खास कुछ नहीं। मैकी कहता है कि कुछ बात है, परंतु तुम बताना नहीं चाहती। मैकी ने ऐसा कहा? हाँ, वो पागल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सीआईए की कुछ समस्याओं पर बातचीत कर रहे थे। इसी कारण जैकर भी उसमें शामिल था। ठीक है, कहकर वाइट ने फोन बंद कर दिया उधर से। फ्रोजा ने फोन पर चीफ से बात की। टोनी ब्रोन्स और एंडी थॉमस कैमरा लेकर चले गए चीफ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम बच गई। पर चीफ, हमारे पास खबर है कि तुम मेरे पास पहुंचो, अभी और इसी वक्त। कब तक आ रही हो? ये मेरा ऑर्डर है। चीफ के स्वर में सख्ती आ गई थी। 1 घंटे में मैं आपके सामने होंगी। अगला दृश्य। मैकी ने फोन पर वाइट से कहा, तगड़ा पंगा है वाइट। क्या हुआ? मैनचेस्टर में टोनी ब्रोन्स, मैरी बाउचर और जैकरी नहीं, एंडी थॉमस भी है। एंडी थॉमस? वो सीआईए का हत्यारा? वही। मेरे ख्याल में उस कॉटेज में एंडी थॉमस भी था, जो कि फ्रोजा ने बाहर आने पर नहीं बताया। मैकी तेज स्वर में कहता जा रहा था, मैं फ्रोजा के घर पर नजर रख रहा हूँ। फ्रोजा घर पर है। अभी अभी टोनी ब्रोन्स और एंडी थॉमस फ्रोजा के घर आए। घर आए? उधर से वाइट चौंका। हाँ, मैकी कहता जा रहा था, दोनों बहुत खराब मूड में लग रहे थे। मैं तो तभी समझ गया कि फ्रोजा का काम हो गया। वो दोनों फ्लैट के भीतर प्रवेश कर गए। करीब 15 मिनट भीतर रहे। जब वो बाहर निकले तो एंडी थॉमस ने विल्सन वाला कैमरा थाम रखा था, जो फ्रोजा ने लिया था। फ्रोजा जिंदा है? वाइट ने सीधा सवाल किया। हाँ, मेरे ख्याल में वो जिंदा। ख्याल की बात मत करो। हो सकता है वो फ्रोजा को खत्म करने के बाद कैमरा लेकर निकले हों। एंडी थॉमस जैसे हत्यारे की मौजूदगी तुम क्यों भूलते हो? स्पष्ट है कि फ्रोजा ने उस कॉटेज पर होने वाली कुछ बातों की रिकॉर्डिंग कैमरे में की। इस वजह से फ्रोजा सलामत है वाइट। फ्रोजा की मां को मैंने उनके जाने के बाद दरवाजा बंद करते ही देखा था। वो सामान्य दिख रही थी। अगर फ्रोजा की हत्या हो गई होती तो वो सामान्य नहीं दिखती। वाइट की आवाज नहीं आई। बोलो वाइट। इस मामले में अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी सीआईए है। सीआईए हमारा बैंक बैलेंस बना सकती है, जबकि ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी सिर्फ खर्च ही चला सकती है। समझ रहे हो मैकी? मैकी के चेहरे पर बेचैनी दिखी। ये गलत होगा। ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी तुमसे अक्सर काम लेती है। तुम सालों से उनके लिए काम कर रहे हो, बेशक किराए पर ही क्यों ना करते हो। तुम्हें ब्रिटिश एजेंसी के हक में सोचना चाहिए। मैकी कह उठा। तुम्हें पैसा नहीं कमाना? तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है क्या? है, पैसे की जरूरत किसे नहीं होती। तो तुम हमेशा की तरह मुझ पर भरोसा करके मेरी बात मानो। वैसे अभी पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। तो तुमने बताया कि वो दोनों फ्रोजा से कैमरा ले गए हैं, जबकि मैं फ्रोजा को जानता हूं कि वो कैसी है। वो जिद्दी है। अगर कोई काम उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है तो वो चुप नहीं बैठेगी। तुम्हें फ्रोजा पर नजर रखनी है। ठीक है। मुझे हैरानी है कि फ्रोजा ने अगर एंडी थॉमस और टोनी ब्रोन्स के खिलाफ कुछ किया है तो वो उसे जिंदा क्यों छोड़ गए। तुम हर वक्त फ्रोजा पर नजर रखो और बराबर मुझे खबर देते रहो कि वो क्या कर रही है। क्या पता हम बेकार में ही हाथ पांव मारे, बीच में से कुछ भी ना निकले। तुम हर वक्त फ्रोजा पर नजर रखने के लिए मुझे एक और की जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर विल्सन को बुला लेना। विल्सन को मैं कह देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहे। विल्सन को बताना मत कि मामला क्या है। उसे सिर्फ ये कहना कि फ्रोजा को सीआईए एजेंटों से जान का खतरा हो सकता है, इसलिए मेरे कहने पर उस पर नजर रखी जा रही है। अगला दृश्य। 45 मिनट में फ्रोजा चीफ के ऑफिस में मौजूद थी। मैंने इस मामले को संभाल लिया है।
चीफ अपने सुर्ख मोटे चेहरे पर हाथ फेरता हुआ कह उठा, वरना वो लोग आसानी से मानने वाले नहीं थे। तुम्हारी जान भी ले सकते थे, परंतु मेरी गारंटी पर वो चुप कर गए कि मामले को याद नहीं रखा जाएगा। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कहती हो कि हमारे पास खबर है। चीफ, फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा, सीआईए इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या करने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कल को ये बात सीआईए की तरफ से लीक हो जाती है कि इंग्लैंड को अमेरिका की इस प्लानिंग के बारे में पता था, तब हम भी इस जुर्म के हिस्सेदार बनाए जा सकते हैं। जो भी हो फिरोजा, हमें मुंह बंद रखना होगा। क्यों चीफ? हम सीआईए से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते। अगर इस मामले पर इंडिया से रिश्ते बिगड़ जाएं तो उससे इंग्लैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका हमारा पुराना दोस्त है। अमेरिका किसी देश के बारे में क्या सोचता है, हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें बात सोचने की नहीं हो रही है। हमारे पास पुख्ता सबूत है। पुख्ता सबूत वो लोग तुमसे वापस ले गए, चीफ ने कहा। अगर सबूत होता तो क्या आप इंडिया को खबर कर देते? तब भी नहीं करता। वैसे मैं कौन होता हूं ये खबर करने वाला? ये तो देशों की सरकारों का मामला है। परंतु मैं जानता हूं कि इस मुद्दे पर हमारी सरकार खामोश ही रहेगी। मैंने अपना फर्ज निभाते हुए इस बात की खबर ऊपर दे दी है कि भविष्य में इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या सीआईए के एजेंट कर सकते हैं। इसके बाद मेरा काम खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल में हमें किसी इंडियन एजेंट को यह खबर दे देनी चाहिए। किसी भी कीमत पर नहीं, चीफ ने कठोर स्वर में कहा। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो सीआईए तुम्हें खत्म कर देगी। वो ये बात जान जाएंगे कि बात तुमने बाहर की है। आप सीआईए से डरते हैं? नहीं, परंतु इंग्लैंड अमेरिका से संबंध खराब नहीं करना चाहता। ये दो देशों की बात है। वो कैमरा वापस ले गए जिसमें उनकी उन बातों की रिकॉर्डिंग थी। बेहतर होगा कि तुम खामोश होकर बैठ जाओ। इस बात को भूल जाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास एक मामला है। मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही उस पर काम करना। आज मैं बहुत थक गई हूं चीफ, फिरोजा कह उठी। ठीक है, आराम करो। कल सुबह तुम्हें नया केस मिल जाएगा। वक्त पर मेरे पास आ जाना। फिरोजा कुर्सी पर बैठी चीफ को देखती रही। कुछ कहना चाहती हो? आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, कहते हुए फिरोजा उठ खड़ी हुई। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें यह मामला भूलना होगा, चीफ ने उखड़े स्वर में कहा। तुम सीआईए के लोगों की नजरों में आ चुकी हो। अगर तुमने जरा भी गलत हरकत की तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। फिरोजा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मैं समझती हूँ चीफ। तुम इस मामले का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी। इस मामले को तुम याद भी नहीं करोगी। जरूर चीफ, फिरोजा ने कहा और पलटकर बाहर निकल गई। सामने से गार्गी आता मिला। वो फिरोजा के चेहरे के भावों को देखकर कह उठा, क्या हुआ? तुम परेशान दिख रही हो। चीफ ने डांट दिया। नहीं तो, फिरोजा ने कहा और उस इमारत से बाहर निकलती चली गई। मस्तिष्क से ये बात निकल नहीं रही थी कि अमेरिका इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बना रहा है और चीफ कहता है कि इस मामले को भूल जाओ, नए काम पर लग जाओ। अगला दृश्य। रात फिरोजा अपने दोस्तों की पार्टी में जा पहुंची। कॉलेज के जमाने में कॉलेज के जमाने के दोस्तों में जाकर वो सब बातें भूल गई और मौज मस्ती में डूब गई। विस्की, नाच गाना, म्यूजिक, हो हल्ला, शोर शराबा, कॉलेज की बातें, बेमतलब के हंसी ठहाके, ये सब चलने लगा। वो कुल 12 लोग थे। तब रात के 12 बज रहे थे जब फिरोजा का फोन बजा। फिरोजा नशे में थी, मस्ती में थी जब उसे फोन के बजने का एहसास हुआ। हेलो, फिरोजा ने लड़खड़ाते स्वर में बात की। फिरोजा, एनी का तेज स्वर कानों में पड़ा। मैं तुम्हें आधे घंटे से फोन कर रही हूं, तुम उठा क्यों नहीं रही? यहाँ पार्टी है, शोर है। आवाज सुनाई नहीं दी गई होगी फोन की। फिरोजा नशे भरे स्वर में बोली, क्या बात है? वहां ने बताया कि आज कोई 2 लोग आए थे, फिर चीफ ने तुमसे बात की। क्या मामला है? एनी ने पूछा। जानती हो वो दोनों कौन थे? फिरोजा नशे की तरंग में कह उठी। कौन? सीआईए के एजेंट टोनी ब्रोन्स और सीआईए का हत्यारा एंडी थॉमस। क्या? एनी की चौंकी आवाज कानों में पड़ी। वो तुम्हारे पास क्यों आए? जान निकली हुई थी कमीनों की। क्या हुआ था? फिरोजा वो सब कुछ बताती चली गई जो उसे नहीं बताना चाहिए था। उसके खामोश होते ही एनी व्याकुल स्वर में कह उठी, इन हालातों में तुम्हें इस तरह किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। सीएए का क्या भरोसा जो
छोड़ो इन बातों को। तुम घर कब आ रही हो? अभी 2 घंटे पार्टी चलेगी। मुझे बताओ तुम कहां पर हो, मैं 2 घंटे बाद तुम्हें लेने। मेरी फिक्र मत करो, फिरोजा ने कहा और फोन बंद कर दिया। फिरोजा ने एनी को यह नहीं बताया कि उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग सीडी में उतार ली है। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह एनी ने फिरोजा को नींद से उठाया। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। एनी के पास कॉफी के साथ मौजूद थी। फिरोजा ने उठकर कॉफी का प्याला थामा तो एनी बोली, रात ज्यादा पी थी क्या? दोस्तों की पार्टी थी। फिरोजा ने कॉफी का घूंट भरा। इस वक्त वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एनी पास बैठते हुए कह उठी, तो कल एंडी थॉमस और टोनी ब्रोन्स तेरे पीछे थे? मैं जानती हूँ, रात तेरे को इस बारे में कुछ बताया था। मैं नशे में थी तब। नशे में तू ये बात किसी और को भी बता सकती। इतनी बेवकूफ नहीं हूं। फिरोजा ने एनी को देखा। एनी के चेहरे पर गंभीरता थी। तूने बहुत ही खतरनाक बात में हाथ डाल दिया है। चीफ ने तुम्हें वापस आने को कहा पर तू नहीं मानी। मुझे चीफ की बात पसंद नहीं आई कि ये मामला दबा दिया जाए। तू क्या चाहती है? एनी की आंखें सिकुड़ गई। हिंदुस्तान के कानों में ये बात डाल देनी चाहिए कि सीआईए का क्या इरादा है। तू मरना चाहती है? फिरोजा खामोश रही। तूने उस मामले को छेड़ दिया जिसमें एंडी थॉमस और हाइटन जैसे हत्यारे मौजूद हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि वो तुझे जिंदा छोड़ गए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि वो तुझे जिंदा छोड़ गए। डर है कहीं वो वापस ना पलट आए और तू इंडिया को बता देना चाहती है कि सीआईए क्या करने वाली है, जबकि तेरे साथ एजेंसी जुड़ी है। चीफ के शब्दों पर विश्वास करके वो तुझे जिंदा छोड़ गए और तू, क्या तेरा मन मानता है कि इतनी बड़ी बात पर मैं चुप रहूं? तो जिंदा रहना चाहती है या नहीं? फिरोजा एनी को देखती रही। मैं तेरी बहन हूं फिरोजा, और तेरे को कभी गलत सलाह नहीं दूंगी। एनी ने गंभीर स्वर में कहा। चीफ ने ठीक कहा है कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हमें सीआईए के कामों से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अपने काम है करने को। उन कामों पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। अमेरिका भी इंग्लैंड से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता। इसी कारण सीआईए के लोग तुम्हें जिंदा छोड़ गए। अगर तुम्हारी जगह किसी और देश का एजेंट होता तो उन्होंने उसे उसी वक्त मार दिया होता। फिरोजा ने कॉफी का घूंट भरा। सुना तूने? इस बारे में अब कुछ नहीं करना है। मामले को भूल जाना है। एनी ने समझाने वाले स्वर में कहा। मैं कौन सा किसी से कहने जा रही हूँ। फिरोजा एकाएक मुस्कुरा पड़ी। गुड। हमेशा दिल से नहीं, दिमाग से काम लेते हैं। सबसे कीमती अपनी जान होती है, उसके बाद देश और बाकी बातें। चीफ ने एक बार तो तुझे बचा लिया, लेकिन बार बार चीफ भी तुझे बचा नहीं पाएगा। मुंह बंद रख, उस बात को भूल जा और अपने काम पर लग जा। चीफ ने तुझे नया केस दिया कि नहीं? आज देगा वो। तैयार हो और ऑफिस जा। एनी कमरे से बाहर निकल गई, जबकि फिरोजा कॉफी का घूंट भरती गहरी सोच में डूबी थी। तभी कॉल बेल बजी। फिरोजा ने कॉफी का प्याला रखा और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने मैकी खड़ा था। हेलो। मैकी मुस्कुराकर हाथ में दबा पेन उसकी तरफ कहता हुआ बढ़ाता हुआ कह उठा, व्हाइट ने भेजा है ये पेन। फिरोजा अजीब से स्वर में कह उठी। पेन पकड़ा। ये पेन नहीं है, पिस्टल है। इसमें 2 गोलियां हैं। व्हाइट ने कहा है कि वो फोन करके बता देगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। वो कहता है इसे अपने पास ही रखना। मुसीबत के वक्त ये पेन काम आएगा। ठीक है। मैकी सिर हिलाकर पलटा और चला गया। फिरोजा ने दरवाजा बंद कर लिया। मैकी वहां से कुछ दूर खड़ी अपनी कार में जा बैठा और जेब से माचिस के आकार का कोई यंत्र निकाला और उसके ऊपर लगा नन्हा सा स्विच ऑन कर दिया। इसके साथ ही उस यंत्र के माध्यम से आवाजें सुनाई देने लगी। तभी फिरोजा की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वो नहाने जा रही थी और मां से कह रही थी कि पिज्जा बनाकर रख। मैकी के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। उसे उस पेन नुमा पिस्तौल में पावरफुल माइक्रोफोन लगा था। अब फिरोजा जो भी बात करेगी वो इस यंत्र पर मैकी को सुनाई देगी। इससे वो फिरोजा के प्रोग्राम जान सकता था। ये भी जान सकता था कि फिरोजा क्या काम कर रही है, क्या करने जा रही है, किससे क्या बात करती है। अगला दृश्य। फिरोजा नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नाश्ते के तौर पर पिज्जा खा रही थी। चेहरे पर सोच नाच रही थी।
वो गंभीर थी और बार बार बेचैनी से पहलू बदल रही थी। उसकी माँ उसके पास 2 चक्कर लगा चुकी थी, पर वो इस कदर खोई हुई थी कि माँ की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। नाश्ते से फारिग हुई तो उसी पल उसका मोबाइल फोन बज उठा। हेलो। फिरोजा ने फोन पर बात की। 11:30 हो गए और तुम अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची। चीफ की आवाज कानों में पड़ी। नए केस की फाइल मैंने तैयार कर रखी है तुम्हें देने को। कब तक आ रही हो? चीफ, फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहती हूं आप इंडियन गवर्नमेंट को खबर करें कि सीआईए उनके प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रही है। सीआईए को बचाना चाहते हैं, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहते तो सीआईए का नाम लिए बिना इंडिया को खबर दे सकते हैं इस बारे में। मैंने सोचा है कि ऐसा करना जरूरी। फिरोजा, चीफ का कठोर स्वर कानों में पड़ा, यह बात हमारे सोचने लायक नहीं है। हमारी सरकार इस बारे में फैसला लेगी कि ये खबर उसे बाहर निकालनी है या नहीं। मैंने जान हथेली पर रखकर ये खबर हासिल की है चीफ, और मेरे कहने पर ही टोनी ब्रोन्स ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना वो तुम्हारी जान ले लेता। चीफ ने सख्त स्वर में कहा, इस मामले को भूल जाओ। तुम एजेंसी की एजेंट हो, अपने काम से मतलब रखो। यह बड़ा मामला है और सरकार का काम है कि जब तक इंडिया को यह खबर नहीं दी जाएगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकूंगी। तो तुम मानोगी नहीं? मेरी मांग जायज है? कुछ भी जायज नहीं है। वैसे भी वो सबूत के तौर पर जो कैमरा था वो सीआईए के हाथों पहुंच चुका है। उसकी कॉपी मैंने कर ली थी। क्या? चीफ का अचकचाया स्वर कानों में पड़ा। मेरे पास सीडी है जिसमें कैमरे की फिल्म है। आपको ये सोच लेना चाहिए था कि कैमरे की फिल्म की मैंने कॉपी जरूर कर ली होगी, आने वाले खतरे को भांप कर। फिरोजा ने होंठ भींच कर कहा, तुम अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर रही हो। मेरी बात मानो चीफ, हमें सच का साथ देना चाहिए, और सच ये है कि तुम वो सीडी लेकर सीधा मेरे पास आओ। अगर सीडी की खबर सीआईए तक पहुंच गई तो तब मैं तुम्हारी जान की गारंटी नहीं ले सकता। सीआईए को कभी भी ये पसंद नहीं आता कि कोई उसके कामों में टांग फंसाए। हमारी सरकार की तरफ से हमारी एजेंसी को ऑर्डर है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक सीआईए के काम में दखल ना दी जाए। चीफ, मुझे तुम्हारी एजेंसी की परवाह नहीं। अगर एजेंसी सच का साथ नहीं देती, किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचना बहुत बड़ी बात है, और तुम कहते हो कि हम इसके बारे में आंखें मूंद लें? बेवकूफ सीआईए तुम्हें खत्म कर। फिरोजा ने फोन बंद कर दिया। उसके बाद फिरोजा का फोन कई बार बजा, परंतु फिरोजा ने चीफ की कॉल रिसीव नहीं की। तभी माँ वहां आ पहुंची। तुम फोन पर बात क्यों नहीं कर रही? माँ ने कहा। फिरोजा उठते हुए गंभीर स्वर में बोली, माँ, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। हो सकता है कई दिनों तक वापस ना लौट पाऊं। शायद फोन पर भी हमारी बात ना हो, परंतु तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। चीफ भेज रहा है कहीं तुझे? फिरोजा ने माँ को देखा, फिर हौले से मुस्कुराकर कह उठी, ऐसा ही समझो। फिरोजा ने कहा और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अगला दृश्य। मैकी फिरोजा की कार का पीछा कर रहा था। सड़क पर भीड़ थी, ऐसे में फिरोजा को पीछा किए जाने का पता चलना आसान बात नहीं थी, परंतु इस वक्त मैकी के चेहरे पर चमक दौड़ रही थी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले, दूसरे हाथ से उसने व्हाइट का नंबर मिलाया और बात की। बहुत कमाल की खबर है। माइक्रो पेन द्वारा फिरोजा की बातें सुनी। मैकी उत्साह भरे स्वर में कह उठा। मैंने उसकी सारी बातें उस माइक्रो पेन के द्वारा सुन ली हैं। क्या? उस कॉटेज में सीआईए एजेंट इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बना रहे थे, और ऐसे नाजुक समय में फिरोजा ने उनकी फिल्म बना ली। ओह, पर कैमरा तो टोनी ब्रोन्स और एंडी थॉमस वापस ले गए। फिरोजा ने पहले ही उस फिल्म की एक कॉपी बनाकर सीडी में उतार ली थी। खूब। अब मामला यह है कि फिरोजा चाहती है इस बात की खबर इंडिया को दी जाए, ताकि वो अपने प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर सके। परंतु एजेंसी का चीफ इस बात के लिए मना कर रहा है। वो सीआईए के कामों में दखल नहीं देना चाहता। परंतु फिरोजा नहीं मान रही। उसने चीफ से फोन पर बात करना बंद कर दिया। मेरे ख्याल से फिरोजा का इरादा अब इंडिया को खुद ही खबर करने का होगा। फिरोजा अपनी माँ से ये कहकर घर से निकली है
कि वो कुछ दिन बाद वापस लौटेगी। वो जरूरी काम से जा रही है, शायद फोन पर भी उससे संपर्क ना हो। तुम फिरोजा के पीछे हो? हाँ, उस पर नजर रखो और देखो वो कहाँ जाती है। जो खबर मैंने तुम्हें दी है वो दमदार है, मैकी ने कहा। हाँ, परंतु इसका इस्तेमाल ढंग से होगा तभी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वाइट की आवाज आई। तुम्हें इस काम का तगड़ा पैसा मिलेगा अगर मैं पैसा बना पाया तो। बाय। तुम फिरोजा पर नजर रखो। मैकी ने फोन जेब में रखा और सावधानी से फिरोजा का पीछा करता रहा। अगला दृश्य। फिरोजा के फोन के बाद ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी के चीफ को चैन कहा। उसे फिरोजा से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि फिरोजा ने कोई गड़बड़ कर दी तो ब्रिटेन के अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। चीफ ने ऑफिस में हड़कंप मचा दिया। उस वक्त वहां जितने भी एजेंट मौजूद थे, सबको ये काम सौंपा कि फिरोजा को ढूंढकर उसके पास लाया जाए। उसके बाद तो मैनचेस्टर में बड़े पैमाने पर फिरोजा की तलाश शुरू हो गई। एजेंट नहीं जानते थे कि असल मामला क्या है। जानने की चेष्टा की तो चीफ ने बताने से इनकार करते हुए कहा कि फौरन फिरोजा को ढूंढ कर लाओ। उसके बाद तो एजेंसी का हर एजेंट फिरोजा को ढूंढता फिर रहा था। अगला दृश्य। व्हाइट उस वक्त पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, होंठ भिजे हुए थे। व्हाइट 50 बरस का स्वस्थ और चालाक इंसान था। सारी उम्र ही वो अपने तौर पर जासूसी करता रहा था, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए। इन कामों के लिए वो बहुत एक्सपर्ट था, परंतु अपनी जिंदगी से उसे शिकायत थी कि आज तक खर्चा पानी ही चल पाया। पैसा इतना नहीं मिला कि वो खुद को दौलतमंद कह पाता, परंतु अब उसे लग रहा था कि वो दौलतमंद बन सकता है। मैकी ने उसे सारा मामला बताया कि क्या कर रही है फिरोजा। इन बातों में उसके लिए सबसे खास खबर ये थी कि सीआईए के लोग मैनचेस्टर में इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी तब तक की फिल्म बना ली फिरोजा ने, और अभी भी उस फिल्म की एक कॉपी फिरोजा के पास थी, जो कि सीआईए को नहीं पता था, और फिरोजा उनकी योजना की खबर इंडिया को देना चाहती थी। इन हालातों से सीआईए पूरी तरह अनजान थी। व्हाइट को पूरा विश्वास था कि इस मामले में वो सीआईए से मोटा पैसा कमा सकता है। वो अपनी पुरानी डायरी से सीआईए के उन एजेंटों का फोन नंबर ढूंढ रहा था जो मैनचेस्टर में मौजूद थे, यानी कि टोनी ब्रोन्स, मैरी बाउचर, जैकर या एंडी थॉमस में किसी का फोन नंबर मिल जाए। जबकि हाइटन की मौजूदगी के बारे में व्हाइट खुद अनजान था। वो इसी काम में उलझा था कि उसका फोन बजा। हेलो, व्हाइट ने बात की। व्हाइट, चीफ की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हें अभी फिरोजा को तलाश करना है। व्हाइट तो सब जान ही चुका था कि मामला क्या है। बात क्या है चीफ? कुछ मत पूछो। फिरोजा को तलाश करके मेरे पास लाओ तो तुम्हें 2000 पाउंड नकद मिलेंगे। 2000? व्हाइट के होंठ सिकुड़े। हाँ, जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। ओके चीफ, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ, कहकर व्हाइट ने फोन बंद कर दिया। व्हाइट का कोई इरादा नहीं था चीफ को फिरोजा के बारे में बताने का। कुछ देर बाद उसे डायरी से मैरी बाउचर का फोन नंबर मिल गया। व्हाइट ने फौरन वो नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाती रही, फिर मैरी बाउचर की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। व्हाइट के चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। वो शांत स्वर में बोला, मैं सोच रहा था कि कहीं तुमने फोन का नंबर ना बदल दिया हो। कौन हो तुम? मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहता, परंतु ये बता सकता हूँ कि ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी के लिए प्राइवेट तौर पर काम करता हूँ। वैसे मुझे कोई भी काम में ले सकता है पैसे देकर, परंतु सीआईए के लिए मैंने आज तक काम नहीं किया। क्या चाहते हो? तुम सीआईए एजेंट मैरी बाउचर हो? 2 पलों की खामोशी के बाद मैरी बाउचर की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम मैनचेस्टर में एंडी थॉमस, जैकर, टोनी ब्रोन्स के साथ मिलकर इंडियन प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बना रही हो। मैं ऐसी बातें बाहर नहीं करता, परंतु मैं ये जानता हूं कि ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी की जासूस फिरोजा ने वहां पहुंचकर तुम लोगों की फिल्म बना ली। ओह, तो एजेंसी का चीफ या फिरोजा ने इस बारे में मुंह खोल दिया कि? मेरी बात पर विश्वास करो, तो ऐसी बात नहीं है। चीफ और फिरोजा का मुंह अभी भी बंद है। मेरे अपने सोर्स से ये बात मुझे पता चली है, और मैं सीआईए को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर रहा।
मैं तो बता रहा हूं कि मुझे यह भी पता चल चुका है कि टोनी ब्रोन्स और एंडी थॉमस फ्रोजा के घर जाकर उससे वो कैमरा ले आए जिसमें वो फिल्म थी। ऐसा करके तुम लोगों ने समझ लिया कि तुम्हारी हरकतों की बाहर किसी को खबर नहीं है, परंतु मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि फ्रोजा ने उस फिल्म की एक कॉपी बना ली थी। ओह, मैंने तुम्हें ये बात मुफ्त में बताई। आगे ये बात भी मुफ्त में बता रहा हूं कि फ्रोजा ये मामला इंडिया को बताने पर अड़ी हुई है, अपने चीफ की बात भी नहीं मान रही। चीफ से उसने विद्रोह कर दिया है और हालात ये हैं कि एजेंसी के सारे एजेंट फ्रोजा को तलाश कर रहे हैं। तुम बहुत खतरनाक बात कह रहे हो, पर मैं सच कह रहा हूं। ये बातें हमें बताकर तुम क्या चाहते हो? मैरी बाउचर का स्वर कानों में पड़ा। अभी तक मैंने जो बताया उसकी कोई कीमत नहीं थी मेरी नजरों में। कीमत है तो इस बात की कि फिरोजा इस वक्त उस सीडी के साथ कहाँ है। सब फिरोजा को ढूंढ रहे हैं। तुम जानते हो फिरोजा कहाँ है? मैरी बाउचर की आवाज तेज आवाज कानों में पड़ी। हाँ, तो बता क्यों नहीं देते? ये तो सबसे जरूरी बात है मैडम बाउचर, ऐसे कैसे बता दूं? व्हाइट ने गंभीर स्वर में कहा। इसी बात का जवाब देने में मैं कमाई कर सकता हूँ। वैसे चाहो तो उसे तुम लोग ढूंढ लो, मुझे कोई एतराज नहीं। फिरोजा के ठिकाने के बारे में बताने का कितना पैसा चाहते हो? ये मामला तो गंभीर है, तो रकम बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी? तुम ही बताओ। $1 लाख? कम है। $2 लाख? $5 लाख? व्हाइट ने कहा। मंजूर है। डॉलर इकट्ठे करने में कुछ वक्त लगेगा। तुम हमें फिरोजा के बारे में, मैडम बाउचर, वक्त की परवाह मत करो। जब तक तुम मुझे $5 लाख दोगी, तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि फिरोजा कहाँ पर है। वो कहीं नहीं जाने वाली। पर ज्यादा देर मत लगाना। एजेंसी के जासूस फिरोजा को ढूंढ रहे हैं। तुमने देर लगाई और फिरोजा तक पहुंच गए तो फिर गलती मेरी नहीं होगी। अपना फोन नंबर दो। तुम्हारे मोबाइल में मेरा नंबर आ गया है। $5 लाख तैयार हो जाएं तो इसी नंबर पर फोन करना। इंतजार करो, इसी नंबर पर 2 घंटे में तुम्हें फोन कर रही हूँ। व्हाइट ने फोन काटा और मैकी का नंबर मिलाया। वो कहाँ है? छूटते ही व्हाइट ने पूछा। अभी तक कार में जा रही है, शायद वो साउथ की तरफ जा रही है। उसके पीछे लगे रहो, चूक मत जाना। फिरोजा अब हमारी जरूरत बन गई है। अगर तुमने ठीक से काम किया तो शाम तक $50,000 कमा लोगे। व्हाइट ने बेचैनी से कहा। 50,000? मैकी की आवाज आई। मुझे क्या करना होगा? फिरोजा पर नजर रखनी है और मुझे खबर देते रहना है। ऐसा ही करूंगा। अगला दृश्य। मैरी बाउचर ने फोन कान से हटाकर बंद किया और दांत भींचे टोनी ब्रोन्स, हाइटन, एंडी थॉमस और जैकर को देखा। वो सब इस वक्त उसी कॉटेज में थे और मामला संभल गया सोच रहे थे। मामला संभल गया। कैमरे का मेमोरी कार्ड ही नहीं, कैमरा भी नष्ट कर दिया गया था। इस समय उनकी निगाह मैरी बाउचर पर थी। जैकर, मैरी बाउचर बोली, $5 लाख का फौरन इंतजाम करो। यहाँ की एम्बेसी में हमारे $20 लाख रखे हैं। जैकर फोन निकालते हुए बोला। मैं अभी यहाँ मंगवा लेता हूँ। बात क्या है? हाइटन ने मैरी बाउचर से पूछा। मैरी बाउचर की निगाह जैकर पर थी। जैकर ने एजेंसी का नंबर मिलाकर फोन कान पर लगा लिया। तुरंत ही जैकर की मैनचेस्टर की एम्बेसी से बात हो गई। 2 मिनट बाद जैकर ने बात करके फोन बंद किया और बोला, 1 घंटे में $5 लाख यहाँ पहुंच जाएंगे। मैरी बाउचर सख्त निगाहों से सब पर नजर मारकर बोली, हम सोच रहे थे कि मामला बिगड़ते बिगड़ते ठीक हो गया। हम कैमरा वापस ले आए और फिरोजा अपने चीफ के दबाव में मुंह बंद रखेगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला बहुत बिगड़ गया है। मुझे अभी अभी फोन पर व्हाइट ने बताया कि फिरोजा और उसके चीफ में ठन गई है। व्हाइट कौन है? टोनी ब्रोन्स ने पूछा। एजेंसी के लिए प्राइवेट तौर पर काम करता है। हालांकि उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, परंतु मैं उससे 4 साल पहले एक मुलाकात कर चुकी हूँ और उसकी आवाज पहचान ली थी मैंने। जबकि व्हाइट अभी तक यही समझ रहा है कि मैंने उसे नहीं पहचाना। व्हाइट की बात को मैं हल्के में नहीं ले सकती। फिरोजा हमारी हरकतों के बारे में इंडिया को बताना चाहती है, जबकि एजेंसी का चीफ उसे रोक रहा है इस बात से। अगर फिरोजा खाली खाली मुंह से ये बात कहती तो उसकी बात की खास परवाह नहीं की जाती, परंतु वो कैमरे की फिल्म की सीडी तैयार कर चुकी है। और क्या? जैकर के माथे पर बल पड़ गए। उसने फिल्म की कॉपी तैयार कर ली थी।
हाँ, यह बात व्हाइट ने बताई है और वो हमें कोई भी गलत खबर देने की हिम्मत नहीं करेगा, मैरी बाउचर कह रही थी। एजेंसी के एजेंट इस वक्त फ्रोजा की तलाश में लगे हुए हैं। शायद वो कहीं पर छिप गई है और व्हाइट जानता है कि फ्रोजा कहाँ है और इस बात की खबर देने के वो $5 लाख मांग रहा है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर खतरनाक भाव आ ठहरे। तो वो लड़की नहीं मान रही, जैकर बोला। मरेगी। मैं जाऊंगा उस लड़की के पास, हाइटन मौत भरे स्वर में कह उठा। मैं भी जाऊंगा, एंडी थॉमस कहर भरे स्वर में बोला। मैं उसे प्यार से समझाकर आया था कि मुंह बंद रखो, परंतु मेरी बात उसे समझ में नहीं आई। अब देखें अब देखें तो सही कि वो कैसी दिखती है, जो हमारी प्लानिंग इंडिया को बताने की सोच रही है। अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तभी टोनी ब्रोन्स कह उठा, एजेंसी के लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मैंने जब से मैनचेस्टर में पांव रखा है तब से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है, परंतु ऐसा कुछ दिखा नहीं। जो भी हो, ये बात सबूतों के साथ बाहर नहीं जानी चाहिए कि हम इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बना रहे हैं। अगर बात बाहर गई तो अमेरिका के लिए दुनिया भर में ये शर्म की बात होगी और हमारे लिए भी शर्म की बात होगी कि ये बात हमारे द्वारा हमारी किसी लापरवाही के कारण बाहर गई, मैरी बाउचर ने गंभीर स्वर में कहा। अब देर किस बात की है? टोनी ब्रोन्स ने पूछा। $5 लाख आने की देर है। व्हाइट डॉलर लेकर ही हमें बताएगा कि ब्रिटिश एजेंट फिरोजा कहां पर है। अगला दृश्य। फिरोजा ने छोटी सी पार्किंग में कार रोकी और बाहर निकलकर सामने नजर आ रहे फ्लैटों की तरफ बढ़ गई। ये साधारण से फ्लैट थे। कुछ बच्चे वहां साइकिल चला रहे थे, कुछ लोग आ जा रहे थे। फिरोजा सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल के फ्लैट पर पहुंची और कॉल बेल बजाई। कई बार कॉल बेल बजाने पर भीतर से सूजी की नींद भरी आवाज आई। फिर दरवाजा खुला। फिरोजा मुस्कुराई और भीतर प्रवेश करते सूजी से कह उठी, अभी तक नींद में हो? रात खूब पीली थी, सूजी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। 2 घंटे पहले आंख खुली थी पर फिर सो गई। तू अचानक यहाँ कैसे? रात तो तूने नहीं बताया कि आज तू आएगी। काम पर नहीं गई, शाम की शिफ्ट शुरू हो गई आज से, सूजी ने कहा। कल पार्टी में बहुत मजा आया। तेरे को मालूम है, हैवल नशे में टुन होकर मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तब मैं खूब हंसी। फिरोजा शांत सी बैठी रही। सूजी ने फिरोजा के चेहरे की गंभीरता देखी तो पास आ बैठी। क्या बात है, सब ठीक तो है? तेरा जासूसी का काम कैसा चल रहा है? मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी, फिरोजा बोली। रह ले, इसमें कहने की क्या बात है? सूजी की निगाह उसके चेहरे पर टिकी थी। बात क्या है? मेरे काम से ही वास्ता रखती बात है और तुझे बतानी नहीं है। मत बता, तू आराम से रह, सूजी उठते हुए बोली। मैं कॉफी बनाती हूँ। कॉफी के बाद बाहर खड़ी मेरी कार को कहीं दूर छोड़ आना। किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, एनी को भी नहीं। तुम्हारा मतलब कि एनी मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ सकती है? शायद। कोई गंभीर बात है? हाँ। तू आराम से रह यहाँ पर, मैं किसी को तेरे बारे में नहीं बताऊंगी। सूजी किचन की तरफ बढ़ गई। फिरोजा ने अपने कमीज के भीतर से सीडी निकाली और विचार भरी निगाहों से उसे देखने लगी। अगला दृश्य। मैकी ने व्हाइट से फोन पर बात की। फिरोजा अपने कॉलेज की दोस्त सूजी के घर पर पहुंची है, मैकी ने बताया। सूजी उसे पहले से जानता है? हाँ, 1-2 बार सूजी से मेरा वास्ता पड़ चुका था। रात फिरोजा दोस्तों के साथ पार्टी में थी तो वहां पर सूजी भी थी। नजर रख मैकी, फिरोजा नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। वो मेरी नजरों में है। $50,000 वाली बात तुम मजाक में तो नहीं कह रहे थे? मैकी ने कहा। वो सच्ची बात है। शायद शाम तक मैं तुम्हें $50,000 दे भी दूं। और इस मामले से तुम क्या कमाई कर रहे हो? इन बातों को छोड़ो और सूजी के घर का पता बताओ। मैकी ने सूजी के घर का पता बता दिया। फिरोजा ने सूजी के घर में एक जगह सीडी छिपा दी थी और दोपहर 3 बजे उसने सूजी से कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ सूजी। तो जाओ, पूछती क्या हो? वापसी में मुझे देर हो सकती है और शाम को तेरी शिफ्ट है। मैं घर का ताला कैसे खोलूंगी? मैं तुम्हें दूसरी चाबी दे देती हूँ। कुछ देर बाद फिरोजा फ्लैट से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। वहां एक तरफ बढ़ गई। उसकी कार तो सूजी 3 घंटे पहले ही वहां से
10 किलोमीटर दूर छोड़ आई थी। सड़क पर आकर फिरोजा ने टैक्सी ली और बताया कि कहाँ जाना है। टैक्सी फिरोजा को लेकर सड़क पर दौड़ने लगी। अगला दृश्य, फिरोजा सूजी के घर से निकली और टैक्सी में कहीं जा रही है। मैकी वाइट को बता रहा था फिरोजा की कार को सूजी ने कहीं छोड़ दिया है और 1.25 घंटे बाद सूजी टैक्सी पर वापस लौटी थी। मेरे ख्याल में सूजी फिरोजा की कार को दूर छोड़ आई है, क्योंकि कार से फिरोजा की पहचान हो सकती थी। फिरोजा का इरादा कुछ करने का लगता है। तुम किसी भी सूरत में फिरोजा को नजरों से ओझल मत होने देना, वाइट ने कहा। अगला दृश्य, फिरोजा ने एक जगह टैक्सी छोड़ी और पैदल ही आगे बढ़ गई। शाम के 5 बज रहे थे। सर्दी अब और भी तीव्र हो गई थी। ठंडी हवाएं थम गई थी और अब ओस पड़ने का मौसम हो रहा था। दिन की रोशनी बेहद कम हो रही थी। फिरोजा आगे बढ़ते हुए आसपास भी निगाह रख रही थी कि कोई उसके पीछे तो नहीं है, परंतु वो मैकी को नहीं देख पाई, जो कि काफी पीछे रहकर उस पर नजर रख रहा था। तभी फिरोजा ठिठकी और एक शोरूम में प्रवेश कर गई। शोरूम पर वॉश टेलर्स एंड ड्रैपर्स का बोर्ड लगा था। यहाँ कपड़ा भी मिलता था और कपड़े सिलाई भी होते थे। रेडीमेड कपड़े भी मिलते थे। भीतर गर्म मौसम था, सर्दी का नामो निशान नहीं था। वहां कुछ ग्राहक थे। फौरन एक सेल्समैन फिरोजा के पास पहुंचा। वेलकम मैडम, हमारे यहाँ आपको एक से एक बढ़कर वैरायटी मिलेगी और मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई। फिरोजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मिस्टर ब्रिजवाश से मिलना है। पल भर के लिए सेल्समैन हचकिचाया, फिर कह उठा, श्योर मैम, आप बहुत अच्छे वक्त पर आई हैं। मालिक अभी भी शोरूम पर लौटे हैं। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आपको इस वक्त कैश काउंटर पर मिलेंगे। फिरोजा उस तरफ बढ़ गई जिधर उसने इशारा किया था। सामने ही उसे कैश काउंटर दिख गया। एक युवती कंप्यूटर पर बैठी थी। उसके साथ ही चेयर पर 35 बरस का ब्रिजवाश बैठा था। वो अंग्रेज था। फिरोजा उसे देखते ही पहचान गई कि वही ब्रिजवाश है। हेलो। काउंटर के पास पहुंचकर फिरोजा मुस्कुराई और कह उठी, मिस्टर ब्रिजवाश, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कहिए, वो शालीन स्वर में कहते हुए खड़ा हो गया। अकेले में, फिरोजा बोली, लेकिन मैं आपको नहीं जानता मैम। ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुझे नहीं जानते, जबकि मैं ब्रिटिश जासूस होते हुए तुम्हें इंडियन एजेंट के तौर पर जानती हूँ। फिरोजा ने ये शब्द धीरे इसलिए कहे कि वो लड़की न सुन ले। ब्रिजवाश को चौंकते फिर संभलते देखा। फिर वो कह उठा, इंडियन एजेंट, ये आप क्या कह रही? मेरे ख्याल में अब आपको अकेले में चलकर बात करने में एतराज नहीं होगा। मैं ऑफिशियली तौर पर आपके पास नहीं आई हूँ, व्यक्तिगत तौर पर आई हूँ। मेरा नाम फिरोजा है। शायद नाम सुना हो आपने। ब्रिजवाश कुछ बेचैन दिखा, फिर फिरोजा के साथ शोरूम के कोने में पहुंचकर बोला, आपको मेरे बारे में कुछ गलत फहमी हुई है। मैं कपड़े का ये बिजनेस करता। वक्त खराब मत करो। अगर तुम एजेंट इंडियन एजेंट नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ बात करके अपना वक्त खराब नहीं कर रही, क्योंकि जो बात मैं कहने आई हूँ वो इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तुम्हारा सब रिकॉर्ड है कि तुम कब से इंडिया के मैनचेस्टर के एजेंट हो। कभी तुम कुछ भी नहीं हुआ करते थे, फिर अचानक ही तुम्हारे पास पैसा आ गया। तुमने ये शोरूम खोला और साथ ही तुम इंडिया के लिए जासूसी करने लगे। जाहिर है तुम्हें सारा पैसा इंडिया की तरफ से ही दिया गया। तुम पर हमने कभी हाथ इसलिए नहीं डाला कि तुम सब काम दायरे में रहकर कर रहे हो और उससे ब्रिटेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिजवाश की पैनी निगाह फिरोजा पर थी। 2 पलों की खामोशी के बाद वो गंभीर स्वर में बोला, मैं इंडियन एजेंट हूँ। मैनचेस्टर में इंडिया के लिए काम करता हूँ, परंतु मैंने अपने देश को कभी नुकसान नहीं। जानती हूँ, मैं तुम्हें कुछ खबर देने आई हूँ। फिरोजा व्याकुल स्वर में कह उठी, सीआईए के एजेंट इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बना रहे हैं। अमेरिका इंडियन प्रधानमंत्री को खत्म कर देना चाहता है। ब्रिजवाश की निगाह फिरोजा पर जा टिकी। वो चौंका नहीं, हैरान नहीं हुआ। तभी उसकी निगाह शोरूम के प्रवेश द्वार पर पड़ी। वहां से जगमोहन भीतर प्रवेश करता दिख रहा। ब्रिजवाश पुनः फिरोजा के चेहरे को देखने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक या झूठ कह रही हूँ? फिरोजा अपनी बात का असर न देखकर कह उठी, मुझे मालूम है मिस फिरोजा कि आप सही कह रही हैं। इस बात की खबर हमारे पास आपसे पहले है। मेरे पास इस बात का सबूत है, फिरोजा दृढ़ता भरे स्वर में कह उठी। सबूत? एक सीडी जिसमें सीआईए के एजेंट टोनी ब्रोन्स, जैकर, मैरी बाउचर, एंडी थॉमस और हाइटन
इंडियन प्रधानमंत्री की हत्या की योजना पर बात कर रहे हैं। ये कल की बात है। मैंने उनकी फिल्म बना ली थी। मेरी एजेंसी ये बात दबा देना चाहती है, परंतु मुझे पसंद नहीं कि इतनी बड़ी बात हिंदुस्तान को न बताई जाए, या फिर यूं ही समझ लो कि मुझे ये पसंद नहीं कि ब्रिटेन अमेरिका के प्रभाव से खामोश रही। ब्रिजवास चौंका था फिरोजा की बात पर। कहाँ है वो सीडी? मैं सीडी देने को तैयार हूं, परंतु तुम्हें नहीं दूंगी, इंडिया के किसी बड़े ओहदेदार को दूंगी। इंडियन एम्बेसी में जाकर तुम सीडी दे इंडियन एम्बेसी में जाने की बेवकूफी नहीं कर सकती। अभी तक किसे पता है कि ऐसी सीडी तुम्हारे पास है? ब्रिजवास ने कहा। किसी को भी नहीं पता। सीआईए के एजेंटों को पता चल गया था कि मैंने उनकी फिल्म बना ली। वो मेरे से कैमरा ले गए, पर तब तक मैंने कैमरे में मौजूद फिल्म की कॉपी तैयार कर ली थी। सीआईए के एजेंट, खासतौर से एंडी थॉमस और हाइटन, तुम्हें जिंदा छोड़ गए? मुझे यकीन नहीं होता। वो मेरा क्या करते पता नहीं, फिरोजा ने बेचैनी से कहा, पर चीफ के बीच में आ जाने से मैं बच गई। तुम लोगों को अगर सीडी चाहिए तो इंडिया के किसी जिम्मेवार ऑफिसर को यहां आने को कहो। 1 मिनट। ब्रिजवास जेब से मोबाइल निकालता हुआ कह उठा, इंडिया के बड़े ऑफिसर मैनचेस्टर में आए हुए हैं। मैं जरा उनसे बात करके। इस तरह नहीं। पहले तुम ऑफिसर का नाम मुझे बताओगे, मैं उस नाम के बारे में पता करूंगी। जब मुझे तसल्ली हो जाएगी तब सीडी देने के लिए मुलाकात करूंगी। ऐसा ही किया जाएगा मिस फिरोजा। नंबर मिलाने के बाद मोबाइल कान से लगाया। मैं जरा बात कर लूं, कहते हुए ब्रिजवास 4 कदम पीछे हटता चला गया। बेचैन सी फिरोजा ने शोरूम में नजरें दौड़ाई। वहां के सेल्समैन गर्ल ग्राहकों में व्यस्त दिखे। हेलो। ब्रिजवास के कानों में जगमोहन की आवाज पड़ी। जगमोहन, ब्रिजवास ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें अभी भीतर आते देखा है। मैं शोरूम में ही एक लड़की से बात कर रहा हूँ। वो ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी की एजेंट फिरोजा है और मुझे बता रही है कि सीआईए इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बना रही है। उसके पास सबूत के तौर पर उनकी सीडी है, जो कि किसी जिम्मेवार आदमी को देने को कह रही है। वो लड़की अभी बाहर जाएगी और तुम उसका पीछा करोगे। समझ गया। उस लड़की को मैंने शोरूम में आते ही देख लिया था। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। ब्रजवास ने फोन बंद किया और फिरोजा के पास आकर बोला, सॉरी मिस फिरोजा, वो अफसर तो आज सुबह ही इंडिया लौट गए। मैं आपको कल सुबह तक किसी और अफसर का इंतजाम करके खबर करता हूँ। आप अपना फोन नंबर। मैं ही कल तुम्हें फोन करूंगी, फिरोजा ने कहा और पलटकर बाहर की तरफ बढ़ गई। गड़बड़ हो रही है वाइट। मैकी फोन पर वाइट को खबर दे रहा था। मैंने अभी अभी माइक्रोफोन के जरिए फिरोजा की बातें सुनी। वो इंडियन एजेंट को इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की प्लानिंग के बारे में खबर दे रही है और किसी जिम्मेवार ऑफिसर को सीडी देने की बात कर रही थी। अब वो कल इंडियन एजेंट को फोन करेगी। मतलब कि सीडी अभी दी नहीं? नहीं। अब वो कहाँ है? उस जगह से बाहर निकलकर आगे जा रही है। शायद उसे टैक्सी की तलाश है। थोड़ी थोड़ी बरसात शुरू हो गई है। उसे नजर में रखो। देखो वो कहाँ जाती है। वो $50,000। फिरोजा अगर तुम्हारी नजर में रहती है तो $50,000 पक्के हैं। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, कहानी अपनी पेस पर चल रही है, तेज तेज। इसमें थोड़ा सा ना जो एलिमेंट, मुझे कह लो कि नमक ज्यादा हो गया जैसे खाने में, वो हालात हो गए हैं। यानी आप खुद सोचो कि भारत में, क्योंकि अगर मान भी लिया जाए कि फिरोजा जो है वो उनकी विदेश से डील करने वाली गुप्तचर एजेंसी नहीं, या केवल देश में ही काम करने वाली गुप्तचर एजेंसी की एजेंट है, और उसे भारत के सिनेरियो पर फिट कर देखते हैं कि RNAW का बंदा ना होकर आईबी का बंदा है कोई। तो आप खुद सोचिए कि आईबी का बंदा, भारत के जो जितने भी आईबी के बंदे होंगे, वो जब तक रिटायर नहीं होते, कुछ तो रिटायर होने के भी 10-15 साल बाद उनका पता चलता है कि इन्होंने आईबी में काम किया है। ठीक है। यानी जो जो एक्चुअल में फील्ड पर काम करते हैं, जो ऐसे ही दफ्तर के क्लर्क क्लर्क होते हैं, उनको तो पता ही होता है क्योंकि वो तो सरकारी दफ्तर में बैठते हैं। अब फिरोजा, जो कि फील्ड एजेंट है, अगर मान लो MI6 की नहीं तो MI5 की एजेंट होगी। ठीक है। तो MI5 इंटरनली काम करती है वहां, MI6 बाहर के देशों में काम करती है। MI5 की एजेंट अपने परिवार में भी, उसके सारे परिवार को पता है, उसके दोस्तों को पता है
ये बात कुछ मतलब इस कैरेक्टर को ना वीक कर गई। हाँ, जो जैसा उसने शुरू में दिखाया था, वो ठीक था, लेकिन अब चूँकि कहानी को इंटरेस्टिंग करना था, उस चक्कर में इसे कमज़ोर कर दिया कैरेक्टर को, मुझे लगता है। नहीं तो इसे यानी मज़ा उसी बात में है कि अच्छा, फिर बहुत अच्छा एलिमेंट भेजा कि वो जो माइक्रो पेन आया है, कि वो पेन दिया। जो स्मार्ट एजेंट होते हैं, उन्हें ठीक से पता होता है, उनको अपने धंधे के गैजेट्स का पता होता है। क्या उसने एक बार भी खोल कर नहीं देखा कि यार इसमें गोली कहाँ से डली है और क्या नहीं है? और झट से पता चल जाता है उन्हें, किसी खास तौर पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक। और जो एक कमी और जो मुझे लगी वो ये थी कि शराब पीकर उसका बोलना। ये सारी यानी एक तरफ आप कह रहे हो कि बहुत स्मार्ट एजेंट है, दिलेर एजेंट, और दूसरी तरफ उसके अंदर ऐसी कमजोरी है कि 2 घूंट पीते सार वो हिल जाए। तो ये कुछ कमियां लगी मुझे। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। अ, हालांकि कहानी तेज चल रही है, तो बाकी की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आप लोगों ने आप लोगों में से बहुत से दोस्तों ने मैसेज किए, जिन्हें पढ़कर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और मैं सच में आप सभी का, जिन जिन लोगों ने भी मेरे किसी भी वीडियो पर कमेंट किए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर भले रिंकू जी हों, लक्ष्मण जी हों, या महेंद्र जी हों, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और मेरी रिक्वेस्ट पर आपने कमेंट किया। इसी तरह अपने भाई का हौसला बढ़ाते रहिएगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो बुक्स के रूप में नॉवेल्स को लाता रहूं। बाकी भगवान से प्रार्थना है, आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो अगली बार मिलने तक सबको जय हिंद, वंदे मातरम।